प्रणाम सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते। प्रणाम। सबको आवाज़ क्लियर आ रही? रचना जी का कोई मैसेज आ रहा था लेकिन हम उसको देख नहीं पाए अभी। चलिए बाद में देखते हैं आराम से। ठीक, चलिए ठीक है। सब बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. मानसी, सबने फॉर्म किसने किसने फिल कर दिया? पहले वो हैंड रेज कर दे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया वो हैंड रेज करें। मानसी, हिमांशु, फॉर्म फिल किया कि नहीं? भी किया? मानसी और नहीं मैम, अभी तक नहीं। हाँ, अब करना है मैम। मानसी आप भी फिल कर देना फॉर्म, ठीक है? हाँ, एग्ज़ाम सबको देना है। ट्रायल में जाओगे तो कुछ आइडियाज़ लगेंगे कि क्या क्या हमें करना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? अभी तो पूरा टाइम है। और किसका भी करना है, फॉर्म फिल करना है? मैम अब करना है। अच्छा, अब जो भी हो सभी लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है? जितने लोगों को लग रहा है कि अभी फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, जो भी कारण रहा हो, फेस्टिवल की वजह से या कुछ और भी अन्य कारण रहे हो, तो आप सभी लोग कर देंगे, ठीक है? चलिए, मानसी, हिमांशु, सब लोग कर देना। और आप लोग जब करोगे ना तो अपीयरेंस वाला आएगा, और कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो दिव्या ने अभी जस्ट फॉर्म फिल किया है, रचना जी ऑलरेडी कर चुकी हैं पहले, ठीक है? इनमें से पूछ लेना। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपीयरिंग वाले में आप लोग डालोगे, ठीक है? तो आज कल में सब फॉर्म फिल कर देना और हमें एक बार मैसेज दे देना कि सबने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है? चलिए, दीप्ति फॉर्म फिल कर दिया? हेलो दीप्ति, आवाज़ आ रही मेरी? मैम इस बार नहीं किया मैंने क्योंकि प्रिपरेशन मैम अच्छा नहीं था। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म फिल कर दो उसको, ठीक है? ओके मैम, हाँ, ओके मैम। क्योंकि जब आप कभी भी कोई भी प्रिपरेशन कम अच्छा, वो तो हमें पता है ऑलरेडी, अभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फॉर्म फिल कर देना, उससे बहुत आपको सपोर्ट मिलता है मेंटली, ठीक है? ओके ओके हाँ, फॉर्म सब फिल कर ओके। देना। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था इसमें जो पेपर है उसके को देखा था, प्रॉपर यूनिट जो हमारी 7 है। अब इसके बाद हमने कुछ ऐसे नाम थे जिनको हमें देखना था। तो आयुर्वेद उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, एक बार यूनिट को देखेंगे, उसका टाइटल क्या है 7th यूनिट का। सब एक बार सिलेबस ओपन कर लें या फ्रंट में ही सिलेबस को देख लें। योग एवं स्वास्थ्य लिखा हुआ है, ठीक है? अभी जब पहले इसमें जो अंदर का कंटेंट है तो वो उसको आयुर्वेद से कनेक्ट किया गया इस यूनिट को। अदरवाइज तो इसमें सभी कुछ है, हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, लेकिन इसमें आयुर्वेद कनेक्ट है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी जाती है। जब भी कभी आप स्वास्थ्य के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य शब्द कहाँ पर इंक्लूड किया गया है? योग में, सॉरी, आयुर्वेद में किया गया है, ठीक है? जब योग पढ़ेंगे तो योग तो कई जगह पर है, लेकिन जब स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो स्वास्थ्य का मीन्स है कि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य रक्षण मीन्स हो गया कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में पूरा बताया गया कि कैसे हम स्वस्थ रहें। तो ये आयुर्वेद के हमने कुछ ग्रंथ के नाम देखे थे। जो माधव जी हैं, आचार्य माधव जी हैं, उन्होंने क्या लिखा? निदान। निदान का मीन्स किसको समझ में आ रहा है? निदान क्या है हमारा? जब डायग्नोज करते हैं, ठीक, डायग्नोज करते हैं तो डायग्नोज क्या है? निदान है।
सबसे पहले व्यक्ति का अगर किसी को हमें ठीक करना हो या आप मेरे पास पढ़ने आए हो तो हम आपको किस बेस पर पढ़ाने की तैयारी करवाएंगे? डायग्नोस करेंगे पहले, ठीक, जिसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, काउंसलिंग करना, ठीक। तो कहीं उसको हम काउंसलिंग वर्ड देते हैं, जब रिपोर्ट्स आती हैं तो डायग्नोस वर्ड देते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या बोलते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। तो वो जब डायग्नोस किया जाएगा वहाँ पे काउंसलिंग भी होगा, कुछ हम लोग वर्बली चीज़ों को बोल कर, पूछ कर, देख कर पूछेंगे, बताएंगे, समझेंगे, और कुछ चीज़ों की हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में क्या करते हैं, इस समय सबसे अच्छा अगर एनाटॉमी की बात करें, एलोपैथी कहाँ कहाँ अच्छा काम करती है, जितना डायग्नोस का पार्ट है अगर सही हो जाए तो। कई बार ये भी है इसमें कि सही रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, ठीक है, कुछ उनमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि या तो मशीनें पुरानी हैं जो जिनसे रिपोर्ट्स वो लोग ले रहे हैं, या अदर और भी कारण हैं। तो रिपोर्ट्स यदि सही देखनी हो तो एलोपैथी सही काम करता है। एक्सीडेंटल केसेस में एलोपैथी सही काम करता है। मान लो सडन कोई सर्जरी करनी है तो एलोपैथी बिल्कुल सही काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में गलत नहीं है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसका कहाँ उपयोग करना ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं निदान जो है वो आचार्य माधव जी ने निदान के बारे में पूरी बुक लिखी है कि वात पित्त कफ से संबंधित जितने भी हमारे रोग हैं उनका निदान कैसे किया जाए। फिर वाग्भट के सूत्र स्थान है। सूत्र स्थान का मीन्स है कि किस एक तो स्थान का हुआ जो हमारे शरीर में जो स्थान है, सभी अपने जो पर्टिकुलर एक तो मर्म स्थान भी होते हैं, ठीक है, वो भी आयुर्वेद का एक पार्ट है। तो ये क्या है, यहाँ पर सबके अलग अलग सूत्र हैं, या ये बोले कि सबकी अलग अलग, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ट्रीटमेंट भी कैसा है, वात वालों का अलग है, पित्त वालों का अलग है, कफ वालों का अलग है, जो मिक्स प्रकृति है उनका अलग है, और ऋतुओं के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक। आयुर्वेद किस पर डिपेंडेंट है, काम करता है कि एक होता है कि आपका हमारा रोग क्या है वो, हमारी प्रकृति क्या है वो, और थर्ड किस मौसम में, मान लो कि अभी रचना जी ने अभी इस मौसम में खांसी का ट्रीटमेंट लिया है तो वही आयुर्वेद इस मौसम में दूसरी दवाएं देगा आपको, और वही आपने अगर बहुत गर्मी में लिया है तो आप देखेंगे अब वो दवाएं यूज नहीं होंगी जो अभी यूज़ की जा रही। बस इसीलिए आयुर्वेद क्या है, अपने आप में एक स्पेसिफिक स्थान रखता है, यदि कोई सही आयुर्वेद का ज्ञान रखता हो तब। फिर सुश्रुत क्या है, ये शरीर के बारे में पूरी चिकित्सा हो रही है यहाँ पर। फिर चरक क्या है, चरक जो आचार चरक, ये चिकित्सा कैसी है, यहाँ पे सर्जरी भी की जा रही है, ठीक है। सर्जरी का मतलब आयुर्वेद में क्या है, सर्जरी का मीन्स आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है कि जहाँ कहीं पर भी मान लो आयुर्वेद में कोई सर्जरी की जाएगी तो कैसे की जाती है, उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, नस पे जो वेन्स है, मसल्स है, वहाँ पे जा कर के ब्लड को निकाल दिया जाता है, ठीक। आयुर्वेद की सभी सर्जरी किस तरह से की जाती हैं कि क्योंकि आयुर्वेद का मानना है कि जहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक, वहीं पर रोग इकट्ठे हो रहे हैं। या जैसे अभी एक एग्जांपल बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में अभी हम जहाँ यहाँ मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक, वहाँ पे भी देखा कि एक व्यक्ति का बहुत दिनों से ट्यूमर बना हुआ था, ब्रेन ट्यूमर। सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बचेगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नई ऑप्शन दिखते हैं कि डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते, बच गए तो ठीक है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर वहाँ पर बस केवल मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लगा केवल उनको एक संतुलन बैलेंस में लेने के लिए, और बस यहाँ का इस लेफ़्ट साइड में था, एक कट लगाया गया, लेकिन ये सब के एक्सपर्ट हैं वो लोग, उन्होंने कट लगाया, ब्लड निकाल दिया, सब खत्म, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये सब के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं तब वो इस तरह की चीज़ें करते हैं और बिल्कुल सफल इलाज। हम और जो अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ अक्सर देखते हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं करते हैं, बस अपने पास बुलाया, एक निडिल ली और बस ब्लड निकाल दिया वहाँ से। और जैसे ही ब्लड निकालते हैं बस उस जगह ब्लड का फ्लो शुरू हो गया, क्लॉटिंग जो थी, जमा हुआ ब्लड था वो बाहर निकला और प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने लगा।
ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें बस इतना पता हो, इसके बारे में बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि निदान क्या है, सूत्रस्थान क्या है, शरीर क्या है, शरीर से का संबंध कहाँ, किस अंग से क्या संबंध है हमारे वात पित्त कफ का, और फिर चिकित्सा जो हमारी वो कैसे की जाए। बोलेंगे पढ़ने में क्या कह रहे हैं, पढ़ने में कुछ कह रहे हैं। इसमें जो आपने बताया कि रक्त को निकाला आयुर्वेद में जो होता है, इसको विद्य कर्म भी बोलते हैं कि आपने पंच किया किसी निडल से या कुछ किया। और एक जो लीच थेरेपी होती है, रक्त मोशन जो होता है, वो भी इसी का पार्ट होगा, उसमें भी वो लीच ब्लड को सक करती है। वो भी करते, वित्त वाला थोड़ा सा कुछ और चीज़ों के लिए भी कनेक्ट कर दिया जाता है, वो थोड़ा और एडवांस है, रक्त मोक्षण से वो और एडवांस में जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें तो आप माइन्यूटली मान लो कोई आपकी वेन पे या कहीं भी गलत जगह कट लगा, किसी वाइटल पॉइंट पे, मर्म के स्थान पे लगा, तो वो नुकसान करेगा, तो वो और ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होंगी इसमें विद्य कर्म में। पर ये सारा ही आयुर्वेद का पार्ट हुआ ना, जिसमें आप ब्लड को निकाल रहे हो, सब आयुर्वेद में, ठीक है। और जो हम एलोपैथी में सर्जरी करते हैं कि काट पीट की सब कुछ किया, ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता। एलोपैथ में जो सर्जरी हो रही है वहाँ क्या ऑर्गन पर काम हो रहा है। मान लो किसी का लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर का साइज बढ़ गया है, तो वहाँ यदि ऑपरेट करना हो तो क्या किया जाएगा, उस पार्ट को कट किया। मान लो किसी का ओवरी में सिस्ट है तो क्या किया जाएगा, सिस्ट को निकाला जाएगा, सिस्ट दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। मान लो उंगली में कोई बहुत बड़ा कोई फोड़ा टाइप का कुछ भी निकल रहा है तो क्या किया, कट लगाया जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और आयुर्वेद में क्या किया जा रहा है कि यदि हमने सही समय पर पहुँचे तो वहाँ पे ब्लड को निकाल दिया गया, उसमें कट करके कुछ बाहर नहीं किया जाएगा, फिर वहीं से वो चीज़ सूखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सब अपनी अपनी जगह सही है, पर किस समय किसकी आवश्यकता है, यदि हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। किसने आनंद जैसे में नी रिप्लेसमेंट होता है आयुर्वेद में, तो वो पूरा उस हिस्से को काट के, हड्डी को काट के, और उसकी जगह पे कोई मेटल का कोई वो लगाते हैं, नी रिप्लेसमेंट जो थेरेपी हो गई वो तो एलोपैथी हाँ, में। वो और थोड़ा सा एडवांस में चला गया, ठीक है, एलोपैथ में। लेकिन आयुर्वेद में यहाँ पर कुछ भी नहीं करते। यहाँ जितनी आयुर्वेद से संबंधित या अदर, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो शरीर है वो अपने आप में सबसे बड़ा हीलर है। हमारी बॉडी क्या है, हम जो हमारा ब्रेन है ना, वो जितनी जल्दी सोचता है कि हम ठीक हों, हमारी बॉडी उससे भी अधिक कम समय लेना चाहती है ठीक होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सब जगह क्या किया जा रहा है कि केवल एक हम लोगों ने योग में पढ़ा था ना कि जो रुकावट है बस उसको हटाना है, जो रुकावट है कहीं जहाँ पर जो फ्लो नहीं हो रही है एनर्जी, केवल उसको हटाना है। तो वो क्या है, वो सारी केवल एलोपैथ को छोड़कर सारी जो पैथीज हैं वो केवल अपनी अपनी तरीके से जो हमारा ब्लड है, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, बस उसके प्रवाह को ठीक करना है। अब वो किसी भी माध्यम से ठीक करना है, ठीक। चलो हमने बस इसमें एक बात और बता दीजिए, जो आपने बताया वाग्भट है, सुश्रुत है और चरक है, इन तीनों की, ये तो इनकी किताब के नाम हो गए ना, ग्रंथ के नाम हो गए ना, जो सूत्र स्थान शरीर या चिकित्सा हो गई। मतलब इनकी जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं वो इन्हीं टॉपिक से संबंधित है। अच्छा, तो इनकी एक्सपर्टीज किस किस में होगी? जैसे वाग्भट सूत्र स्थान से तो मुझे लग रहा है कि क्या रूट कॉज है प्रॉब्लम का, ठीक है, उस पर इन्होंने लिखा। अभी इसको हम अंदर थोड़ा सा और समझाएंगे, अभी कुछ चीज़ें डिफाइन की गई अंदर, ठीक है। बस ये समझ कि ये जो 4 लोग हैं पूरे आयुर्वेद का जो पिलर है ये 4 लोगों पर ही है, ठीक है। ये पहले मान लीजिए जो पूरा हमारा आयुर्वेद है उसके जो पिलर हैं वो 4, ये जो हमारे आचार्य ऋषि हैं ये 4 लोग ही हैं, ठीक। अच्छा, हमने बोला किसने किसने आनंदमयी माँ को देखा है, किसी नहीं देखा, एक बार देख लेना, ठीक। दिव्या को देखकर इस समय लग रहा है बस आनंदमयी माँ बैठी है, ठीक। बिल्कुल फेस, अगर किसी ने देखा हो ना उतनी देर से देख रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है, बस आनंदमयी माँ के जैसे लग रहा है, क्योंकि दिव्या इस समय देखी करती है ना सही से, तो एक लगातार इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और पता है बस अपने आप JRF निकाल लो तो हमको सबसे अच्छा लगेगा, ठीक है दिव्या। सारी देखी अब यही लगा लो। तो दिव्या की आवाज में भी ना बड़ी एक अलग तरीके की मधुरता है, जब बोलती है ना तो बड़ा इम्प्रेसिव। नहीं, दिव्या का ये इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट हुआ है, ठीक। एक रेकी है वो दिव्या डेली करती है, वो सपोर्ट किया है, उसका तो अपना जो था
और हम लोग मिले थे दिव्या से, बस 2-5 मिनट की मुलाकात है जहाँ पर हम लोग मिले थे, एक घर के पास ही है हम लोग कानपुर में। ठीक, तो बस उसी से हमने इनका चुनाव किया था कि दिव्या MA कर लो, JRF कर लो, बस ऐसे करके मिले थे। ठीक, तो ये चीज़ है ना कि जब आप बिल्कुल अपने ऊपर लग जाते हैं कि हमें कुछ करना है, तो आप कितने भी सामान्य से सामान्य घर से हों, अपने जीवन में हो, आप कितना जल्दी ऊपर उठ सकते हैं। बस उसके लिए एक ईमानदारी हो और एक तत्परता हो, बस 2 चीज़ें आवश्यक है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चरक संहिता का परिचय। ठीक, जो चरक संहिता है हमारी, उसमें कितने अध्याय हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, ये क्वेश्चन है कि चरक संहिता में कितने अध्याय हैं टोटल। 120 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। ठीक, अगर नाम ध्यान रह जाए तो ठीक है, ना रह जाए तो इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई आपका अभी इसमें यहाँ ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन चैप्टर्स के जो नेम है टोटल में वो ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कल्प का अर्थ किसको किसको समझ में आता है? कल्प और सिद्धि का अर्थ क्या होता है? कल्प और सिद्धि का अर्थ क्या है, बस इतना ही यहाँ पे बता। बोलेंगे कृष्णा जी। मैम कल्प तो जो इच्छा पूरी करने वाला हो, और सिद्धि मतलब जो पूर्णतया अल्टीमेट उस पॉइंट पे पहुंच गए, वो सिद्धि है। और बताओ सब लोग, कल्प का मीन्स क्या है? सिद्धि। कल्प अर्थ आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक, यहाँ नहीं पढ़ा है पर पढ़ा चुके। बोलेंगे दिव्या, बोलो। मैम कल्प तो जो जैसे हमने सुना है लोग कल्प करते हैं, फलाहार में एक वेरी फल का गुड, कल्प करते हैं। यही कल्प है। ठीक है, और मतलब कथा जो भी करते हम हैं। लोग किसी एक चीज़ पर जब अपनी चिकित्सा करते हैं, मान लो हमने 1 मंथ का या 15 डेज का हमने कल्प किया है कि तक जो मट्ठा है उसका ही सेवन करेंगे, या गाय के दूध का ही सेवन करेंगे, या नींबू और शहद का, बोलते हैं ना नवरात्रि में बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो कल्प का मीन्स, या फिर हमने किसी एक फल का चुनाव किया या जूस का। ठीक है, तो ये क्या, ये कल्प है। मतलब जिससे हमें जो चीज़ को ठीक करना है, जिस ऑर्गन को या जिस प्रकृति को बैलेंस में लाना है, वात वाले हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, तो कई बार होता है जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है तो क्या देते हैं, अंगूर का जूस देते हैं, 15 डेज का कल्प करते हैं उस पर। ठीक है, तो कैसा भी पित्त बढ़ा हुआ हो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, तो ऐसी जो ये चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती, कल्प के अंदर आती हैं। फिर सिद्धि क्या होगी, सिद्धि क्या होगी यहाँ पे? सिद्धि जिसके मतलब अपर लेवल, जिसके बाद और कुछ नहीं, मतलब प्राप्त हो गया सब कुछ, अपर लेवल। किसी एक ही प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली करके जो आपने उसमें एक्सपर्टीज या सिद्धि प्राप्त कर ली। बोलो दिव्या। मैम जैसे पंडित श्री राम शर्मा ने उन्होंने आचार्य जी ने जब एक ही मंत्र पे बार बार जपते रहे तो उस मंत्र की उनको सिद्धि हो गई। तो निरंतर जब एक किसी चीज को पर्टिकुलर करते रहते हैं तो उससे सिद्धि, जो जैसे विभूतियां हो जाती है, विभूति सिद्धि भी और सब थोड़ा थोड़ा सा कैच सबने किया, और समझ के बताओ यहाँ सिद्धि का क्या मतलब होगा। अपर्णा मैम ने भी थोड़ा सा सही बताया, यहाँ सिद्धि का मतलब क्या होगा। सब बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ सिद्धि का मतलब क्या होगा, बोलेंगे सीमा मैम। यदि पर्टिकुलर अभ्यास करके वो एक स्टेज में पहुंचना, एक स्थिति आसन में पहुंचना, लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, वो सब लोग सब बात कर रहे हैं लेकिन अपना टॉपिक भूल जा रहे हैं। सही बता रहे हैं पर विषय क्या चल रहा है, वहाँ सिद्धि बताओ क्या है। सब लोग बोलेंगे मोनिका मैम। मैम आयुर्वेद में जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, वेरी गुड, सब क्लैपिंग कर दो मोनिका मैम के लिए, बिल्कुल सही, टू द पॉइंट आंसर। ठीक, जो भी दवाएं जब बनती हैं उनकी आयुर्वेद में क्या की जाती है, सिद्धि की जाती है। ठीक है, सिद्धि का मीन्स क्या हुआ कि जब हम कोई भी दवा बोलते हैं ना, मान लो वही दवा हम लोग दें, हमें दवाएं सूट नहीं करती हैं, तो आयुर्वेद में जो ऋषि लोग हैं वो क्या करते हैं, सिद्धि का मीन्स कब, पूर्णिमा में सबसे ज़्यादा औषधियाँ कब सिद्ध की जाती, पूर्णिमा की रात को। जितनी हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं सभी औषधियों को ताकत किस मौसम में मिलती है, वो किस टाइम पे मिलती है, जब चंद्रमा की ऋतु होती है, मतलब 15 दिन जो चांदनी रात वाले होते हैं, और पूर्णिमा की रात्रि को सबसे अधिक आयुर्वेदिक औषधियाँ सिद्ध की जाती हैं। क्योंकि सभी औषधियों की तासीर कैसी होनी चाहिए, ठंडक लिए हुई, शीतलता लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे अधिक आयुर्वेदिक औषधियों की सिद्धि कब की जाती है,
पूर्णिमा की रात्रि को, या जो हमारा चंद्र वाला जो शुक्ल पक्ष होता है इधर की जाती है। तो ये कैसे की जाती है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मान लो हमें तुलसी लेना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली अब तो ध्यान रखते हैं क्योंकि वहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देखा समझाया गया इसलिए याद है, पहले तो ऐसा नहीं करते थे रियलिटी में। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा गए तुलसी तोड़ कर ले आए। वो क्या किया जाता है कि पहले प्रार्थना की जाती है किसी वृक्ष से कि हम आपको लेने आ रहे हैं, तो ये आप हमें हमारे लिए औषधि के रूप में हमारे जीवन को सुंदर बनाएंगे, सुरक्षित करेंगे, तो आपके लिए प्रार्थना, आप और फले फूले आगे बढ़ें, दूसरों को लाभ पहुंचाएं और हमें मिला। और एक उसका समय होता है, बोलते हैं ना, अक्सर सुना होगा आपने कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी है, अमावस्या को वृक्ष से, किसी भी वृक्ष से पत्तियां नहीं तोड़नी है अमावस्या के दिन को, ठीक है। तो ये क्यों मना किया जाता है कि उस टाइम पे अगर हम उनको तोड़ते हैं तो वो किसी भी काम के लिए लें पर उनका हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये सिद्धि में आता है कि किस समय पर कौन सी औषधि को तोड़ा जाए और किस मंत्र के साथ उस औषधि को तोड़ा जाए, और जब कोई औषधि बनाई जा रही है तो उसे किन मंत्रों के साथ सिद्ध किया जाए। क्लियर? सिद्धि का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो वही अर्थ है, लेकिन हमें ये देखना कि यहाँ सिद्धि क्या होगी, यहाँ दवाओं पर सिद्धि होगी, ठीक है, जो औषधियाँ बन रही हैं हमारी। चलिए फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं चरक संहिता के 3 आचार्य। ये आपका कोई इस यहाँ पर अर्थ नहीं है इसका, बस देखना हो तो देख लें। अग्निवेश, चरक, द्रव्य। मैं एक बात बताती हूँ, हिमांशु ने मेरे सामने दवाई बनाई तो कहते हैं कि जैसे उसको 10,000 बार आहुति दी गई, यानी 10,000 बार उसकी घुटाई की गई, और उस घुटाई के साथ साथ वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहे हैं कि वो एसेंस जो है दवाई के अंदर जाए। जैसे आप बताते हो हमें कि हम खाना बनाते हैं तो उस समय कुछ भगवान का कुछ सुमिरन करते रहे, जब आपने बनाया या आपने परोसा बच्चों को दिया तो आप उसमें ब्लेसिंग्स दे करके करें चीजें, तो वो सिद्धि वहाँ वो मतलब वो मेडिसिन, जैसे उसने मेरे सामने थायराइड की मेडिसिन बनाई तो वो इसी तरीके से बनाई कि उसको इतनी आहुति दी गई। मान लो उसने किसी दवाई में गुलाब जल डाला तो उसको कितनी उसकी घुटाई करते हैं, और वो भी मैकेनिकल नहीं, तो उसको फिर आप मंत्र के साथ में, भाव के साथ में आप कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि हम डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट हुआ, और एक हम कहते हैं हीलिंग हुई, तो मतलब ये डिफरेंस हो गया ट्रीटमेंट में और हीलिंग में। तो ये वो वाली चीज हो गई। जैसे आप अगर कहीं किसी से कोई अपनी थेरेपी भी लेते हो तो उसकी साधना का लेवल क्या है, उसका इफेक्ट आप पर भी आता है। तो यही हमारा क्या है, सिद्धि यहाँ पर। और दूसरा क्या है कि एक आयुर्वेद में जब भी कभी आप लोगों ने देखा होगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी में कुछ कांच के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के, कांच के नहीं चीनी मिट्टी के, एक बाउल सा होगा और एक उसको ऐसे कूटने वाला होगा, ठीक। तो वो क्या है, जितनी भी औषधियों को उससे जितने बार उसका प्रेशर दिया जाता है उतना वो औषधि क्या होती है, और अधिक लाभदायी बन जाती है, ठीक। और जैसे हम लोग 2 तरह से चटनी पीसते थे ना, एक हम लोग सिलबट्टे में पीसते थे, ठीक है, और एक मिक्सी में। यदि कभी सच में खाई होगी जिन लोगों ने, क्योंकि हम लोग तो आज भी कभी अगर मन होता है तो उसी का यूज़ करते हैं, ठीक, तो उसका टेस्ट क्या होता है, अलग आता है, और मिक्सी का अलग। क्योंकि मिक्सी में कोई भी चीज़, जैसे कुकर में खाना बनाते हैं, कुकर में दाल को बनाओ और एक वही बाहर अलग किसी बर्तन में बनाओ, तो कुकर में क्या होता है, वो चीज़ उबलती है, और भगोने में और कढ़ाई में क्या होती है, पकती है, ठीक। ऐसे ही उसमें चटनी पीसते हैं तो वो पीसने का एक प्रेशर और वो जो पत्थर है उसका, वो सब मिलाकर उसका टेस्ट अलग हो जाता है, नेचुरल फॉर्म में आता है। और जब हम इसमें पीसते हैं तो ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस कोई भी चीज़ डाली और पिस गई वो, ठीक। तो ये दवाओं में तो ये हमने क्या देखा कि कैसे हमारी सिद्धि हो रही है औषधियों की। अब देखते हैं एक फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा आपके लर्न करने जैसा है, आयुर्वेद ज्ञान की प्राप्ति का क्रम, ठीक। इसको सब अपना WHO जहाँ ये लिखा हुआ है 7th यूनिट, वहीं इस क्रम को लिख दीजिए जाके, ताकि बार बार नज़र पड़ जाएगी तो ध्यान में रह जाएगा। इस क्रम को वहीं लिख दीजिए। बोलेंगे सिमा मैम 7th यूनिट? हाँ, इसको फिर से रिपीट करेंगे, क्या लिखना है? दीदी जैसे वो शरद पूर्णिमा को अपन खीर रखते हैं तो वो भी सिद्धि हुई क्या? बिल्कुल होती है, ठीक है। वो भी अगर उसी सही समय पर, जितने टाइम तक का उसका टाइम है, ठीक, 3 घंटे, वैसे पूरी रात शरद पूर्णिमा की
हमारे स्वास्थ्य की जो जितनी किरणें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य को हर तरफ से लाभ पहुंचाती हैं। तो खीर के फॉर्म में क्या होता है, सफ़ेद चीज़ें सफ़ेद ऊर्जा को, जो चांदनी रात की ऊर्जा है उसको जल्दी ग्रस्त करती हैं। और हमारे शरीर पे भी यदि वो किरणें पड़ती, कहा जाता है यदि जो शरद पूर्णिमा के जो 15 दिन होते हैं उसमें कोई व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे रात को टहल ले चंद्रमा रात्रि में, तो पूरे साल वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। चलिए बोलेंगे रचना जी, कुछ कह रहे हैं? मैम वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो मैं कर दूं स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? 1 मिनट रुकिए, आप लोगों ने बोले नहीं तो हमको लगा 1 मिनट रुकिए, इसी में हम कर रहे हैं, रुकिए रुकिए। मैम वो WHO वाले में क्या लिखना था? WHO वाले में लिखना है, उसमें जाकर के 1 मिनट रुकिए। ये देखिए अभी दिख रहा है सबको, ये वाली लाइन लिखनी है, आयुर्वेद ज्ञान की प्राप्ति का क्रम। सबको दिख रहा है? अब विजिबल है कि नहीं है? हेलो, यस मैम है? विजिबल है। ठीक है, चलो इसमें देखिए लिखा हुआ है ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज, अन्य ऋषि। ठीक है, सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसने किसको दिया है? ब्रह्मा जी ने किसको दिया है? दक्ष प्रजापति को। कल हमने नाम भी पूछा था, दक्ष प्रजापति कौन है? माता सती के माँ पार्वती के पिताजी। पार्वती के हाँ, सती के पिता है। ठीक है। फिर उन्होंने किसको दिया आयुर्वेद का ज्ञान? अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार किन में आते हैं? इन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक। फिर अश्विनी कुमार से ये किसको मिला? इंद्र जी को। फिर इंद्र से भारद्वाज, ये ऋषि हैं, सभी को पता है, ठीक। फिर भारद्वाज गोत्र भी है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, जो ऋषियों के नाम पर ही गोत्र होते हैं, सबको लगभग पता होगा, ठीक। हमारे जो गोत्र होते हैं वो किनके नाम पर होते हैं? ऋषियों के नाम पर होते हैं, इसीलिए हम लोगों को ऋषियों की संतान कहा जाता है, ठीक है। फिर अन्य ऋषियों को ये विद्या ट्रांसफर की गई। इसके बाद है अन्य ऋषियों में पुनर्वसु आत्रेय भी थे। आत्रेय ऋषि का नाम लगभग सुना होगा, आत्रेय ऋषि भी बोलते हैं, आत्रेय मुनि भी बोलते हैं, ठीक है, जिन्होंने 6 शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दी। अब यहाँ पर आपका केवल स्क्रीन शेयर हो रही है ताकि कभी कुछ पढ़ना हो तो आराम से देख लें। इसमें से एक नाम है जिससे आप सब परिचित हैं, पराशर ऋषि, ठीक। फिर नेक्स्ट है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। जो हमारा पूरा आयुर्वेद है वो किसकी बात कर रहा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कर रहा है। मतलब यदि हमारा सच में हम आयुर्वेद के अनुसार जीवन जिएंगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों हमारे जीवन में आएंगे। तो इनको कल हम जब डिफाइन कर रहे थे तो हमने बोला था कि सबसे अधिक इसमें क्या आवश्यक है, ठीक। ऐसे सब लग रहा है धर्म पहले होना चाहिए, फिर काम सृजन का द्वार है, ठीक। और काम में सृजन भी है, सृजन वो हर तरह का है, कुछ भी हम नया बनाए वो सृजन, एक नए हमारे घर शिशुओं का जन्म होता है वो सृजन, कुछ भी सृष्टि में एक नया निर्माण हो, सब सृजन के अंतर्गत ही आता है। फिर हमारा मोक्ष क्या है? धर्म हो गया, फिर अर्थ हो गया। अब इसमें देखिए अर्थ, काम, मोक्ष, आप यदि अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं यहीं पर एक विचार करें कि इस समय हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो कुछ भी करने में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें अर्थ चाहिए, ठीक। अर्थ के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अर्थ में ही हमारा भोजन छुपा हुआ है, अर्थ में ही हमारा रहना, खाना, सोना, जगना सब कुछ अर्थ में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या अच्छा करना है? यदि हम सामान्य अर्थों में अपने जीवन को लें तो सबसे पहले हमें अपने अर्थ को सही सही अर्थ का निर्माण करना होगा। अर्थ जितना स्ट्रांग होगा वो कितना कम है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना स्ट्रांग वाइब्रेशन के साथ उसे अर्न किया गया है ये महत्वपूर्ण है। फिर धर्म, यदि अर्थ सही होगा तो हमारे जीवन में क्या आएगा? धर्म आएगा सबसे पहले, ठीक। अर्थ सही होगा तो धर्म सही हो जाए। धर्म का मतलब जीवन में हम जो कुछ भी जैसे भी जीते हैं वो सारे तरीके ठीक होंगे वहाँ पर,
धर्म का मतलब यही नहीं है कि केवल हम कुछ पूजा करें या मंदिर जाएं, वो धर्म है। धर्म का मतलब जिसके घर में बहुत ईमानदारी से धन आता हो तो क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे? उसके घर में शांति दिखाई देगी, उसके घर में संतोष दिखाई देगा, उसके घर में हर व्यक्ति किसी पर ब्लेम गेम नहीं करेगा, उसे लगेगा मेरे पास जो है हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो ये सब किससे आ रहा है? अर्थ से धर्म हमारे जीवन में दिखाई देगा। फिर धर्म के बाद क्या आएगा? काम की बात हो रही है। अब जिसके जीवन में अर्थ बहुत स्ट्रांग है, फिर धर्म का मतलब हमारा विवेक जागृति की ओर है धर्म यहाँ पर। तो काम का मीन्स क्या हुआ? अब हम कुछ भी कार्य करेंगे वो कैसा होगा? हमारा श्रेष्ठ ही होगा। वो चाहे हमारे जीवन में एक खुद से सृजन हो रहा हो या हमारे कार्यों का सृजन हो रहा हो, सब श्रेष्ठता में जाएगा, वो काम में हो गया। फिर आते हैं मोक्ष में। तो जब जिसके जीवन में अर्थ श्रेष्ठ, फिर धर्म श्रेष्ठ, फिर कार्य उसका श्रेष्ठ हो गया, तो कार्य अब जीवन में सबसे बड़ा और अंतिम कार्य क्या होता है व्यक्ति के जीवन का? जब उसे सब मिल जाए तो वो क्या सोचता है प्राप्त करने के लिए? निश्चित है कि मोक्ष की बात करेगा, ठीक है। और मोक्ष का मीन्स क्या हुआ कि लगता है कि जिस लिए हमें मानव जीवन मिला है, मानव जन्म मिला है, अब उसको भी हम ठीक कर लें। तो मोक्ष क्या है कि किसी भी परिस्थिति में हमेशा आनंदित रहना, संतुष्टि के साथ जीवन जीना। तो ये क्या है? ये सब किसके साथ आ रहा है? आयुर्वेद के साथ आ रहा है। आयुर्वेद का मीन्स हुआ कि जब हम सही अर्थ के साथ अपना धर्म शुरू करेंगे, धर्म से काम, काम से मोक्ष, तो ये किसमें आयुर्वेद का विज्ञान क्या है? वात पित्त कफ तीनों संतुलित हों, उन्हें कैसे संतुलित रखा जाए, तो सब में आहार हमारी सबसे पहली भूमिका या रोल प्ले करता है। फिर देख रहे हैं इसमें आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद के 3 सूत्र हैं। अब इनको थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, ध्यान में रखेंगे क्या क्या करना है इसमें हमको, लर्निंग वाले जो पार्ट है। हेतु, लिंग, औषध। हेतु क्या है हमारा? कॉजेस। क्या क्या देखते हैं सबसे पहले कि बीमारी का कारण क्या है। फिर सिम्टम, लिंग मीन्स होता है सिम्टम, कि जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा कि किसी व्यक्ति, बच्चे की या बड़े व्यक्ति, कोई जो हमारे विशेषज्ञ हैं आयुर्वेद में, उनके पास आए तो उन्होंने देखा उसकी आँख लाल है। तो आँख अगर किसी की बहुत लाल दिख रही है, रेड दिख रही है, आईज में रेडनेस आ रही है, तो वो क्या करेंगे? ये सिम्टम दिख रहा है, तो वो क्या समझना चाहेंगे? जो नाड़ियाँ देखते चेक करते हैं तो क्या पता करेंगे? अगर किसी की आँखों में रेडनेस अधिक दिख रही है तो क्या पता करेंगे नाड़ी देखकर? पित्त बढ़ा हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या करते हैं? कहते हैं बीपी हाई है, ठीक है। सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? इनका बीपी हाई है। लेकिन वहाँ क्या, और जब हम लोग बाहर देखेंगे, एलोपैथ में अगर जाएं तो हम सीधा सीधा ट्रीटमेंट किसका करेंगे? आईज में जो रेडनेस आई है, सीधा यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कोई हम जा ही नहीं रहे हैं कि इसके पीछे कारण कहाँ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे सिम्टम को देखकर किसका पता लगाते? कारण का पता लगाते हैं। फिर उसके बाद औषधि को, जो मेडिसिन है, वो दी जाएगी। तो ये क्या है? ये आयुर्वेद के 3 सूत्र हैं, हेतु, लिंगम, औषध। फिर 6 पदार्थ हैं यहाँ पर। क्या क्या है? सामान्य हैं, विशेष हैं, गुण हैं, द्रव्य हैं, कर्म हैं, समवाय हैं, ठीक है। समवाय का मीन्स होता है जिसमें चीज़ें सब ठीक हैं, अब हमें किसी विशेष परिस्थिति में उनका उपयोग कहाँ और कैसे करना है, ठीक। तो ये क्या, जो 6 पदार्थ हैं, जितनी आयुर्वेद की हमारी औषधियाँ बनती हैं या औषधियों का निर्माण किया जाता है या वो दी जाती हैं, जो हमारे अब इसको कैसे समझेंगे? जो आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन 6 सब्जेक्ट्स पर काम किया जाता है या इनके एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहीं पर, क्योंकि हमें सबका नहीं पता था कि द्रव्य का डिपार्टमेंट अलग होता है, गुण का अलग होता है, विषय ये नहीं पता, ये हमने यहीं पर देखा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस तरह का आयुर्वेद तो था, लेकिन आयुर्वेद केवल आयुर्वेद पर आधारित नहीं है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखा कि सारे डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग योग पढ़ते हैं तो योग में मान लो हम लोगों की 10 यूनिट है, तो उसमें क्या हो, सबके अलग अलग एक्सपर्ट होंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये जितने ये जो 6 हमारे दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। फिर इनके अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट डिवाइड है इनके अकॉर्डिंग।
अब देख रहे हैं आयुर्वेद का लक्षण क्या है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम अब तक 10 टाइम्स आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, क्या है? हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। इन सब के लिए जो हितकर और अहितकर है, मान और अवधि। ठीक, आयुर्वेद के लक्षण में 6 लक्षण है। हित आयु क्या है हमारी? जहाँ हम स्वस्थ हो, सुखी। अहित आयु क्या हुई हमारी? अस्वस्थ हो, बीमार, इसका अपोजिट हो जाएगा। हाँ, सुख आयु। अस्वस्थ। ठीक है, मतलब सुखी हैं, हम सुखी हैं, हमारा परिवार समाज सुखी है। दुख आयु, दुख आयु का मतलब फिर वही हो गया, जहाँ पर रोग किसी भी तरह से हमें कष्ट पहुँचा रहे हैं। फिर इन सब के लिए जो हितकर और अहितकर है, अब इनमें से किसके लिए कौन सा हितकर है और किसके लिए कौन सा अहितकर है, ये हम चुनाव करेंगे। फिर मान क्या होगा और अवधि क्या होगी, कि इन सब में किसका हम चुनाव करेंगे, कितनी अवधि तक करेंगे, कितने समय तक करेंगे, कि पूरे जीवन करेंगे। अब देखते हैं आयु की परिभाषा। आयुर्वेद का अर्थ क्या था? आयु मीन्स जीवन, वेद मीन्स ज्ञान। तो आयुर्वेद किसका है? जीवन का ज्ञान है या विज्ञान है। तो शरीर, इंद्रिय, मन, सत्व, जब भी कहीं सत्व लिखा हो, सत्व का संबंध हमारे किससे होता है? मन से होता है। ठीक है, तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अब देखिए हम लोग कि आयु में हमारी 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, मन है और आत्मा। ये 4 का संयोग क्या है? आयु है। आयु के पर्यायवाची क्या क्या है हमारे? धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध। ये आयु के पर्यायवाची है। जीवितम तो हम लोगों ने कई बार सुना है, सततम 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा, या 100 वर्ष जीवित रहना ही हमारे जो उपनिषदों की में क्या कहा गया कि हर व्यक्ति को कितनी उम्र तक जीने की बात की जा रही है? 100 वर्ष तक। जो हमारे वो हैं मनुस्मृति और कई जगह इसके बारे में बताया गया। ठीक, तो धारी, जीवितम, नित्य, अनुबंध, ये हमारे किसके? आयु के पर्यायवाची। फिर वृद्धि के कारण सामान्य और ह्रास के कारण विशेष। वृद्धि क्या होगी? यदि कोई चीज़ बढ़ रही है तो सामान्य है वो। ह्रास मीन्स होता है जब किसी चीज़ का कम होना, तो वो विशेष में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन फिर आ चुका है जो अब सामने है आपके। त्रिदंड क्या है? आयुर्वेद में त्रिदंड की बात की गई है। त्रिदंड है हमारा सत्व, आत्मा और शरीर। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? योग की डेफिनेशन बोलते हैं ना, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। और इससे ऊपर जब 4 चीज़ें थी आयु के संबंध में, तो एक क्या ऐड हो रही थी हमारी? एक पॉइंट कुछ ऐड हो रहा था, इंद्रिय। वेरी गुड, इंद्रिय का था। ठीक, यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सत्व है तो इंद्रियां इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इंद्रियों में से जो हमारी उभय इंद्रिय का नाम क्या है? मन है हमारी। ठीक, एक 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय। उभय इंद्रिय मन का मीन्स हो गया कि वो सबको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, वो सभी को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए 3 को त्रिदंड में सत्व मन के लिए आ रहा है या इंद्रियों के लिए आ रहा है, आत्मा और शरीर। त्रिदंड में ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। इन 3 पर ही लोक आत्मा की स्थिति है। यही इस ग्रंथ का अधिकरण है। ठीक, त्रिदंड क्या है? पूरा एक बेस लाइन है हमारे आयुर्वेद की, और इसी पर सब कुछ आधारित है। यह आत्मा की स्थिति है। फिर हमारे 9 द्रव्य हैं। 9 द्रव्य में से कौन कौन से हैं? 5 महाभूत हैं, एक आत्मा है, मन है, काल है, दिशा है। इसमें 9 द्रव्य लिखे नहीं हुए हैं अभी, 1 मिनट। 9 द्रव्य नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है मैम, वो काउंटिंग हो गई ना, 5 महाभूत, एक आत्मा, तो ये टोटल 9 हो रहे हैं प्लस करने पे। एक बार हम इसको थोड़ा सा हम चेक करना चाहेंगे। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे। या तो इसमें कुछ नाम में डिफरेंस आएगा, कोई चीज़ थोड़ी सी अलग होगी, एकदम सिंपल एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक, पंच महाभूत में जो हमारे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये 5 प्लस में आत्मा प्लस मन प्लस काल नहीं, प्लस वो दिशा। 4 हो रहे हैं। इसका यहाँ पर नाम जो है ना वो अलग अलग कुछ करके दिए हुए हैं।
ठीक, इसको हम एक बार, वैसे सही है लेकिन यहाँ पे जैसे उसमें पढ़ा था ना हम लोगों ने क्या बोलते हैं, दर्शन में पढ़ा था, ठीक, वैसे यहाँ पर कुछ नाम जो है पंचमहाभूत भी होंगे तो यहाँ पर नाम कुछ चेंज है, ठीक है, इसको हम एक बार देख लेंगे, बाकी इसको भी सब ध्यान में रखना। 5 के बाद छठे नंबर पे आत्मा आ गया ना, 7वां मन, 8वां काल और 9वां दिशा। नहीं वो नहीं, आप अभी समझ लेना, हम जो कह रहे हैं वो हम जब देख लेंगे तब बोलेंगे, ठीक। अब इसको जो पंच महाभूत वाली लाइन है, इसमें कुछ जो इसके नाम भी होंगे फिर वो कुछ अलग सेंस में लिखे होंगे, या फिर हम एक बार चेक करेंगे तब बोलेंगे इसके बारे में, ठीक। तो ये 9 द्रव्य हो गए हमारे। सेम यही आ रहे हैं, इन्होंने मन, आत्मा, काल और दिशा, फिर उसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ठीक, उसमें सही होगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन और इसका जो तरीका है तो पंच महाभूत का जो फिर भी 9 का है, एक बार हम देख कर फिर कंफर्म करेंगे, है, क्योंकि अगर एक पॉइंट में हमें कुछ लग रहा है तो एक बार कल देख के, बाकी गलत नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, धातु साम्य। धातु साम्य का मीन्स क्या हुआ? सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वेरी गुड, ठीक। और ये सब सम में भाव में होगा। हाँ, ये सब समभाव में, समभाव का मीन्स हुआ जिसकी जितनी आवश्यकता है, ठीक है, तो वो हो गया धातु साम्य। इसी धातु साम्य को दूसरे शब्दों में क्या बोल देते हैं? त्रिदोषों का संतुलन। फिर है रोगों का, अब ये ध्यान रखना है जो धातु साम्य लिखा है, ये वर्ड जब ऐसे करके कुछ ले लिए जाते, पूछे जाते, तो ये याद रखना है कि धातु साम्य वर्ड कहाँ है लिया गया है पर्टिकुलर, ऐसे दिया तो कई जगह है, श्रीमद् भगवद गीता में भी धातु साम्य है, ठीक है, हठ योग में भी है, लेकिन क्या करना है, धातु साम्य पर्टिकुलर वर्ड किसका है? आयुर्वेद का है। फिर नेक्स्ट है रोग के कारण हेतु संग्रह। रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं? काल, ठीक, बुद्धि और इंद्रियार्थों का अयोग, मिथ्यायोग, अतियोग। ये दिव्या को सही पता होगा, अयोग, मिथ्यायोग, अतियोग, गुरु जी की अक्सर बात होती है इस पर, ठीक। तो ये इसको देखते हैं पहले कि हमारे हेतु संग्रह, रोग के कारण क्या क्या होते हैं। काल का मीन्स क्या होगा यहाँ रोग का? यहाँ काल किससे संबंधित है? रोग के कारण कितने समय से है, कितनी पुरानी बीमारी है। वेरी गुड। और किस मौसम में वो उभरती है, बढ़ती है, घटती है, ठीक। यहाँ काल सबसे समय, कई बार होता है ना कि खांसी का समय होता है, किस समय खांसी बहुत अधिक आती है, किस समय वात का प्रकोप अधिक बढ़ता है, वो समय होता है, ठीक है। कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को वात की समस्या है पर वो अभी नहीं है, समस्या है पर अभी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि किस टाइम पर ये समस्या उसकी उभरेगी, उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ काल का मतलब उस रोग से भी है, और जो रोग व्यक्ति को है, और रोग किस ऋतु में या किस समय पर उभरता है, वो सब काल के अंतर्गत आएगा। फिर है बुद्धि। सबसे अधिक रोग किसके कारण होते हैं? प्रज्ञा अपराध सुना है, साइकोसोमेटिक, ठीक, और प्रज्ञा अपराध भी बुद्धि का ही एक है, ठीक। प्रज्ञा अपराध का मीन्स हो गया कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में जाने अनजाने घट जाती हैं जो हमारे रोगों का एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं, तो वो बुद्धि। इंद्रियों का यदि हम लोग सही तरीके से सुनियोजित ढंग से उनका उपयोग ना करें, मान लो आँखों से हम लोग लगातार गलत न्यूज़ देख रहे हैं, या ये कहें कि पूरी रात पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो ये क्या है? इंद्रियों का दुरुपयोग है। तो मतलब क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनका भी हमें क्या करना है? सही तरीके से सुनियोजित ढंग से उनका सदुपयोग करना है। फिर अयोग, मिथ्यायोग, अतियोग, इसका अर्थ किसको किसको समझ में आ रहा है? बोलेंगे मैम। अति योग तो हो गया एक्सट्रीम यूज, जैसे आपने बताया कि आंखों का एक्सट्रीम यूज कर लिया, पूरी रात मोबाइल देख लिया, वो अति हो गया। मिथ्या हो गया गलत, मिसयूज। और अयोग मतलब जो चीज मैच नहीं कर रही, बैलेंस नहीं कर रही है। वेरी गुड। अयोग का मीन्स वो भी हो गया, जैसे हम लोग बोला जाता है आयुर्वेद में कि दूध और नमक एक साथ ना लें, ठीक, ये अयोग है हमारा। टमाटर और खीरा अधिक मात्रा में एक साथ ना लें, ठीक है, तो ये क्या अयोग है?
मिसमैच कह सकते हाँ, हैं दीदी। मतलब जो एक दूसरे की जो प्रकृति है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है वहाँ पर। ठीक, मिथ्या योग का मीन्स क्या हो गया, बिल्कुल गलत तरीके से ही, हमें यही नहीं पता है कि हम जब सुबह का टाइम है, मान लो कफ प्रकृति वाले लोग हैं, अब हम उनको क्या दे रहे हैं, ठंडी चीज़ें वो ले रहे हैं लगातार, एलोपैथी की दवा ले रहे हैं या आयुर्वेद की, और ठंडी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनका कुछ सुधार होगा? नहीं होगा। ठीक, तो मिथ्या योग का मीन्स हो गया गलत तरीके से चीज़ों का यूज़ करना, गलत समय पर या गलत तरीके से यूज़ करना। अति योग का मीन्स हो गया एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, कोई भी चीज़ को हम एक्सेस यदि यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट बुरा ही आएगा। फिर ये व्याधियों के आश्रय क्या है, शरीर मन शरीर के दोष, व्याधियाँ कहाँ कहाँ आएंगी, शरीर पर, व्याधियों का आश्रय क्या है, शरीर है। दूसरा मन है, मन में भी कोई बात बहुत दिनों से पड़ी है तो वो भी शरीर में उसका इफेक्ट दिखाई देगा। फिर शरीर के दोष क्या हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ। मन के दोष क्या हैं, अब ध्यान से ऊपर से देखते जाएंगे। ठीक, पहले हमने क्या देखा, व्याधियों का आश्रय क्या है, व्याधियाँ कहाँ कहाँ आएंगी, कभी शरीर से मन में, कभी मन से शरीर में। तो शरीर और मन दो ही आश्रय हैं हमारे शरीर में रोगों के उत्पन्न होने का। फिर है शरीर के दोष त्रिदोष, वात पित्त कफ। मन के दोष क्या है हमारे, रज तम और सत, ये मन के दोष हैं। मन में यदि रजोगुणी विचार होंगे तो वैसी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, तमोगुणी विचार होंगे तो उसके अनुसार समस्याएं देखेंगे, और सतोगुणी होंगी तो फिर एक सम्यक अवस्था है, सतोगुणी विचार हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद है पंचकर्म, अब इनके नाम लर्न करने हैं। अब यहाँ से जो जो पॉइंट्स हैं अब ये सब लर्न करने हैं। पंचकर्म जो होता है, सुना है सबने, आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा होती है, प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक, उसमें क्या क्या किया जाता है, अभी अपर्णा मैम बोल भी रही थी, 5th नंबर जो था हमारा, वमन, विरेचन, ठीक है, नस्य, बस्ती, रक्त मोक्षण, ये 5 चीज़ें क्या हैं। वमन का मीन्स क्या हुआ, औषधियाँ देकर वॉमिटिंग कराई जाती है, वमन हो गया। फिर विरेचन क्या हुआ, मैम जो हट प्रदीपिका में जिसे शंख प्रक्षालन कहते हैं, ये वो है। हाँ, वो भी कह सकते हैं, विरेचन में वो आ जाएगा। और विरेचन में क्या होता है, कई इस तरह की औषधियाँ यूज़ की जाती हैं कि जो हमारे शरीर से पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर करती है, वो भी विरेचन में हमारा आता है। ठीक है, फिर इसके बाद नस्य हो गया, जो हमारे कफ का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, नस्य। ठीक, आँखों की रोशनी का नस्य, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमारा नस्य जो है काम करता है पंचकर्म में। इसके बाद है बस्ती। बस्ती सबको पता है, बड़ी आँत की अगर गंदगी को ठीक करना है, या जितने भी हमारे फिस्टूला वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं पाइल्स की, वहाँ सब बस्ती काम करती है। फिर है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण क्या है, वही जो ब्लड को निकाल दिया जाता है, क्लॉट, वो निडल से थोड़ा सा ब्लड निकाल दिया जाएगा, तो वहाँ पर जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने लगेगा तो व्यक्ति को आराम मिल जाएगा। तो ये क्या है, पंचकर्म में हमारे 5 नाम है। ये आपका इसमें विरेचन में ना ऑयली मेडिकेटेड ऑयल वगैरह भी या घी पिलाए जाते हैं, सब चीज़ आती है विरेचन और में। बस्ती में इन दोनों में डिफरेंस होता है कि विरेचन में आप मुख से ले रहे हो, बस्ती में आपको जैसे एनिमा होता है वैसे ऑयल जो होते हैं मेडिकेटेड ऑयल वो आपके इंटेस्टाइन में इंसर्ट किए जाते हैं। बस्ती का तो बिल्कुल सिंपल है, सबको पता। विरेचन में मुख से भी लेते हैं, एनएस पार्ट से भी कुछ चीज़ें दी जाती हैं कभी कभी, जो लोग नहीं ले पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कई बार होता है ना, किसी को आयुर्वेदिक जो मेडिकेटेड चीज़ें हैं वो ले ही नहीं पाते ऊपर से। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, फिर जैसे बस्ती में आप कभी सुना होगा, कुछ औषधियाँ मिक्स कर दी जाती हैं बस्ती कराते समय। ठीक है, तो वहाँ पर दूसरा विरेचन में और भी चीज़ें, जो हमारे स्वेटिंग वगैरह से भी चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। विरेचन के कई माध्यम हैं, व्यक्ति की सिचुएशन को देखकर और व्यक्ति कितना कंफर्टेबल है लेने में औषधियों को, तो उसके अनुसार उसको चूज़ किया जाएगा। ठीक, लेकिन वमन और विरेचन, वमन और बस्ती का अपना अपना एक एरिया, विरेचन में काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब देखते हैं
एक चार्ट हम लोग के सामने है, वात समन पित्त समन। ये क्वेश्चन आपका 10 टाइम्स से भी अधिक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। इसको सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हैंड राइटिंग में लिखिए। की नोट तो वैसे भी बनाएंगे सब, इसको यहाँ देखेंगे इस चार्ट को, वात समन पित्त समन और कफ समन को। वात में क्या क्या चीज़ें हमें, वात प्रकृति के लोगों को देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं वात प्रकृति के साथ। रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, चल का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, विशद है, विशद का मीन्स क्या हुआ, विशद का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, किसी को क्लियर है? अभी हमको खुद में जस्ट अभी मेरे माइंड में नहीं है विशद का अर्थ, ठीक है, इसको हम कल बताएंगे। फिर खर है, विशद परिस्थिति बोलते हैं ना, जैसा विशद परिस्थिति आ गई सामने, मतलब मुश्किल, डिफिकल्ट टाइम। नहीं, इसको कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड है कृष्णा जी, ठीक है, विशद का कल हम इसको एक बार देख कर होता है वो तो नहीं विशद, हाँ वो अब सीमा में विषम पर इसका विशद का और पिक्चल का इसके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इसको हम कल बताएंगे, ये हमको अभी बिल्कुल माइंड में नहीं है। फिर चल और खर इस लक्षण। अब इसमें देखते हैं जो समन है, रुक्ष प्रकृति को क्या चाहिए, स्निग्ध वाला भोजन चाहिए। रुक्ष का मतलब ड्राइनेस है बॉडी में, तो क्या चाहिए, स्निग्ध वाला चिकना भोजन चाहिए। चिकना का मतलब रिफाइंड वाला नहीं, जो अच्छे ऑयल हैं हमारे, या हमारा देशी घी है या जो मस्टर्ड ऑयल, उनकी बात हो रही है। या अलसी का जो सुना होगा, अलसी आता है, सीड्स होते हैं, उसका ऑयल भी निकलता है और उसको कई तरह से यूज़ किया जाता है, फ्लैक्सीड। फिर शीत जो है हमारा उष्ण, अगर बहुत ठंडी वात वालों को ठंडी बहुत जल्दी लगती है तो उनको क्या चाहिए, थोड़ा सा गर्म वातावरण चाहिए, भोजन भी वैसा ही चाहिए। फिर लघु मीन्स बहुत हल्कापन है, उनके अंदर हल्कापन क्यों होता है, अभी कुछ सोचा, थोड़ी देर बाद फिर विचार बदल गया, ठीक है। तो फिर लघु, गुरु का मतलब जो भोजन है या कोई भी उनका विचार है, भोजन है, कुछ भी है, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा भारी होना चाहिए उनका। फिर इस सूक्ष्म है, सूक्ष्म इस हल्कापन है वात प्रकृति में, तो स्थूल मतलब थोड़ा सा भारी। और देखेंगे वात प्रकृति वाले हमेशा दुबले पतले होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसा भोजन चाहिए, जो स्थूलता देता हो, या कैसे विचार चाहिए जो स्थूलता देते हो। फिर चल और मृदुल, चल और मृदुल, चल का मीन्स हो गया जो लगातार वर्किंग में है, ठीक है। फिर मृदु का मीन्स हो गया जो थोड़ा सा मीठा भी है और सहज भी है। अब नीचे वाले जो दो हैं, इन दोनों को हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं पित्त में, पित्त का क्या है, सस्नेह, बोलेंगे दिव्या? मैम विशद का अर्थ विशुद्ध जैसे कहते हैं ना, साफ स्पष्ट या निर्मल, तो विशद का अर्थ वो भी होता है। क्या चीज, फिर से बोलो दिव्या एक मिनट। विशद ना, कुछ चीजें थी विशुद्ध, विशुद्ध प्राकृतिक जैसे कहते हैं, तो विशद को विशुद्ध के मायने में भी कहा जाता है, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं विशद और विशुद्ध। नहीं बच्चे, इसमें ना यहाँ थोड़ा आयुर्वेद में कुछ दूसरे शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कल क्लियर, क्योंकि हमें क्लियर है यहाँ दूसरे शब्द हैं, ठीक है, होता लगभग सिमिलर ही है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पर क्या यूज़ करना है ये हम देख कर बताएंगे। फिर नेक्स्ट है पित्त में, देख रहे हैं हम लोग, पित्त में क्या है, सस्नेह, फिर पूर्ण स्निग्ध। इसका मीन्स क्या हो गया, पित्त प्रकृति को क्या चाहिए, पूर्ण स्निग्ध चाहिए। स्निग्ध का मीन्स क्या हुआ, पूर्ण स्निग्ध का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर पित्त प्रकृति में? मैम जिसमें वसा हो की अधिकतम मात्रा हो। हाँ, चिकनाई भी हो और स्निग्ध, जब कोई भी चीज़ें जब चिकनाई होती है तो चिकनाई की ज़रूरत क्या है, जो ये चिकनी हो तो वो पित्त प्रकृति वालों को क्या सपोर्ट करेंगी? जो उनके अंदर पित्त बढ़ा हुआ है उसको या जो मतलब पित्त जो बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगी, कम करेंगी। जैसे मान लो शहद है, ठीक है, तो ये क्या है, स्निग्ध, चिकना भी है और मीठा भी है, तो ये क्या है, ये इनके लिए लाभप्रद है। या देशी घी है, पित्त वालों को बहुत फ़ायदा करता है, ठीक, गाय का जो देशी घी है पित्त को बहुत जल्दी शांत कर देता है। तो ये क्या, पूर्ण स्निग्ध की बात हो रही कि जो स्नेह, जो प्रकृति है उनकी
उसमें क्या चाहिए, और ऐसी चिकनी और ऐसी शीतल चीज़ें चाहिए जो उनके पित्त को पूरा शांत कर दें। फिर उष्ण, और क्या है, पित्त प्रकृति उष्ण है, गर्म है, तो क्या चाहिए, शीत चाहिए, मतलब ऐसा भोजन हो जो शीतलता देता हो। तो जितने हमारे फ्रूट्स हैं गर्मी में, तरबूज, खरबूज, जो, और वही आम नुकसान करता है पित्त वालों को अगर स्टार्टिंग में ले, लेकिन दूसरी चीज़ें नुकसान नहीं करती वहाँ पर, ठीक है। बोलेंगे उनके मैम विशद का मतलब, इस मेरे पास एक किताब उसमें लिखा हुआ है मुख जीव आदि को सुखाने वाला। हाँ, वेरी गुड, ठीक, ये आता है विशद के अंदर, यही आता ही है, ठीक है। और ये चीज़ वात प्रकृति वालों को अक्सर होती है इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोग, पिच्छुल का मीन्स हो गया कि ऐसी चीज़ें जो उनको, जो ड्राइनेस है, जो मुँह सूख रहा है, उसको वो नॉर्मल रखे, ठीक है। तो नॉर्मल में स्निग्ध भी यहाँ पर दिया हुआ, स्निग्ध का मतलब चिकनी चीज़ों से संबंधित था। और थोड़ा इसमें यहाँ पर भी मीठा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीठा कहाँ नहीं यूज़ करेंगे। अब इसको बस इतना देखते जाएंगे कि विशद में और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे मुख को बिल्कुल सही रखें, मृदु लिखा हुआ ऊपर मीठा, ठीक है। फिर पिच्छल का मीन्स हुआ कि जो चीज़ों को, जिससे हमारा सलाइवा सही से बने। वात प्रकृति वालों का मोस्टली सलाइवा बहुत प्रॉपर वे में नहीं बनता है। फिर अभी खर और लक्षण इसका अभी भी रह गया है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, बस 3 मिनट और लेंगे क्योंकि हमने 5 पे क्लास से स्टार्ट की थी, 5 पे। फिर है द्रव्य। द्रव्य का मीन्स हो गया लिक्विड में, तो सांद्र। तो पित्त क्या होता है, पित्त कैसा हो रहा है, द्रव्य फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, जो बढ़ रहा है हमारा। तो सांद्र का मीन्स हो गया सॉलिड फॉर्म में, वो कम बने। फिर अम्ल हो गया, पित्त का अम्ल का समझ, खट्टी डकारें आती है बहुत सारे लोगों को जिनको बनता है। फिर कसाय का मीन्स हो गया कि कसाय का कैसी चीज़ें चाहिए, कसाय में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जो हमारे अम्ल को शांत कर दे। कसाय में क्या आ सकता है, सब बोलो फटाफट अपना। और क्या आ सकता है कसाय में, किसने किसने वो खाया है, क्या बोलते, बेल। बेल पता है सबको, बेल का स्वाद कैसा होता है, वो इसी में जाता है, ठीक है। तो कसाय चाहिए समन के लिए। फिर सर और तिक्त। सर का मीन्स हो गया यहाँ पे, तिक्त का मीन्स हो गया कड़वे चीज़ों से, लेकिन कौन सी कड़वी, मिर्च वाली कड़वी चीज़ों से नहीं है। तिक्त में करेला, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पित्त बन रहा है ये कैसा है, एक खट्टापन लिए हुए है, लिक्विड भी उसके अंदर। सर का मतलब है ये जो ऊपर 3 चीज़ें दी हुई हैं, द्रव्य, अम्ल, सॉरी 2 चीज़ें, ये सब एक साथ मिल रही हैं यहाँ पर। तो कैसा चाहिए, तिक्त चाहिए। करेला वगैरह जो जूस होता है या नीम जो है वो क्या करती है, अगर थोड़ी सी मात्रा में उसको ली जाए या किसी के साथ मिक्स करके, गुड़ के साथ या कुछ और अदर चीज़ें उनके साथ ली जाए, तो ये जो हमारा पित्त है, पित्त को कभी पता है ना कि नीम की पत्तियाँ पित्त को शांत करती हैं, किसको किसको ये पता है, नीम की पत्तियाँ जो हैं या वो हमारे पित्त को शांत करती हैं। बोलेंगे दिव्या। मैम जैसे पहले लोगों को फुंसियाँ निकल आती हाँ, थी, हमें मालूम नहीं था कि वो पित्त के कारण है, लेकिन नीम की छाल या नीम की पत्तियां लोग उस पे पीस कर लगाते भी थे, और अगर थोड़े से बड़े हैं तो उन लोगों को खिलाते भी थे, ठीक है, कंज्यूम, हाँ बनाकर। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़, फिर इसके बाद कटु हो गया। कटु भी पित्त प्रकृति में जो है, कटु रस जो है वो बढ़ता है, तो यहाँ पर पित्त वालों को ही मधुर चीज़ें दी जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बस फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे ताकि ये चार्ट हमारे सामने कंप्लीट हो जाए। फिर गुरु है। गुरु का मतलब क्या हुआ, भारीपन। तो इनको कफ प्रकृति वालों को कैसा भोजन चाहिए, लघु, हल्का। नेक्स्ट है इसमें शीत जो है हमारा, तो कफ प्रकृति कैसी है, शीत प्रकृति है, तो इनको कैसा चाहिए, अगर शीत प्रकृति को कंट्रोल में लेना हो तो भोजन और सारी चीज़ें, पानी थोड़ा गुनगुना चाहिए इनको। मृदु भी है, तो मृदु है तो क्या चाहिए, तीक्ष्ण चाहिए। तो सब जितने काढ़ा पिए जाते हैं वो किस प्रकृति को के लिए काढ़ा सबसे अधिक उपयोगी है, कफ प्रकृति के लिए। फिर स्निग्ध भी है क्योंकि कफ है हमारा, स्निग्ध होता है, तो इसलिए क्या चाहिए, रूखापन भी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमारे कफ को पूरी तरीके से मेल्ट कर दे। फिर मधुर है,
तो कफ वालों को मीठा खाने के लिए मना किया जाता है। जो चीनी का मीठा है या मावे के साथ जितनी मावे वाली मिठाइयाँ हैं वो कफ प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो वहाँ पे क्या करना, जो रूखी चीज़ें हों, तो मिठाइयाँ देनी, लेकिन कौन सी, बेसन वाली आप यूज़ करो, बहुत नुकसान कुछ नहीं करे, वो रूखापन है वहाँ पे। फिर मधुर है तो कटु चाहिए, जो कटु चीज़ें हैं हमारी कड़वी हैं थोड़ी सी, उसमें से काली मिर्च कोई ले ले। इसके बाद स्थिर है, कफ क्या है, कफ प्रकृति स्थिर प्रकृति है। स्थिर का मतलब भारी है, तो क्या चाहिए उनको, स्थिर है तो शमन भी उनका स्थिर ही हो। वो प्रकृति भी भारी है, अब उनका जो शमन हो वो भी स्थिर हो। स्थिर का मतलब हुआ, इसीलिए कफ प्रकृति वालों को आसन ठीक ढंग से कराए जाते हैं। आसन सबसे अधिक अच्छे ढंग से किसको कराए जाते हैं, कफ प्रकृति वालों को कराए जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है पिच्छल और विशद। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, वात प्रकृति को विशद क्या था, ड्राइनेस बहुत अधिक थी तो पिच्छल की जरूरत थी। वहाँ क्या है, कफ प्रकृति का कफ ऑलरेडी है तो पहले हैवीनेस है वहाँ पर, तो क्या चाहिए, विशद चाहिए, थोड़ा सा ड्राइनेस चाहिए, ताकि ड्राइनेस होगी तो कफ बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्या देखा, पूरा चार्ट देखा। इसको आगे कल हम देखेंगे, सभी चीज़ें रिवीजन में लेंगे। अब केवल खर और इस लक्षण का अर्थ और एक जो पंच महाभूत है उसको एक बार देख लें। लगभग वो सही है, लेकिन एक बार हमको कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ऐड होना है तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। और सबसे एक विनम्र निवेदन है कि JRF के अकॉर्डिंग ही